अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से। दोस्तों आज तक आपने देखा होगा कि हमेशा मेज़बान मेहमान का तारुफ़ करवाता है, लेकिन हम उन बाबों के मानने वाले हैं जिन्होंने हमेशा एक नई तरह की बात की और मोहब्बतों की ऐसी रीतें डाली कि जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो आज अयाज़ मोहर्रज़ साहब कराची से तशरीफ़ लाए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं और बड़े प्यारे इंसान है अयाज़ मोहर्रज़। तो आज मैंने इनका आपसे तारुफ़ करवाया है कि ये तशरीफ़ लाए हैं मेरे पास लाहौर में और मेरे प्यारे शहर में, फूलों के शहर में। तो मैंने इनका तारुफ़ करवा दिया, अब ये मेरा इंटरव्यू लेंगे। हमने आज रिवायत को उल्टा कर दिया। जी अयाज़ मोहर्रज़, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे लिए ये एज़ाज़ है और वाकई आज बड़ा ये मुनफरद है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में, जो मैं रवायती जो है इंट्रोडक्शन देता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो मुनफरद होते हैं, जो ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं। और इफ्तिखार रफ़ी साहब एक ऐसा ही नाम है जो कि उन्होंने अपने प्रोफेशन के ज़रिए हमेशा से जिद्दत पैदा की है और आजकल उनके वीलॉग्स और जो सोशल इन्फ्लुएंसर के तौर पर जो अपना काम कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बांट रहे हैं। और ये खूबसूरत समा माहौल लाहौर का एक बड़ा शानदार दिसंबर की शाम और फूलों का ये जो बैकग्राउंड है, ये वाकई समा को जो है वो और बांध रहा है। और मेरे लिए एज़ाज़ है, खुशी है कि आज इफ्तिखार रफ़ी साहब से उनकी ज़िंदगी की वो बातें जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बदला है और आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है वो पूछेंगे, और उनके साथ जो है वो कुछ लाहौर के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे लिए खुशकिस्मती है, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे जब उनसे ये रिक्वेस्ट की उनसे गुफ्तगू करने के लिए, उनसे इस वीलॉग के लिए, तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ जो है वो इस दावत को कबूल किया और आज हम यहाँ बैठे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है वो हमें वक्त दिया। मैं सबसे तो पहले जो बहुत सारे हमारे व्यूज़ हैं उनके लिए जानना चाहूँगा अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड एजुकेशन, फिर आपने जो है वो मुख्तलिफ प्रोफेशन में, ख़ास तौर पर इंडस्ट्री में, आपने फिल्म इंडस्ट्री में भी और एक्टिंग में भी, और उसके बाद फिर एक टर्न आउट किया आपने बुक्स लिखी और आप एक वीलॉग्स के ज़रिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करते हैं। तो इस सफ़र का, इस कहानी का आगाज़ कैसे हुआ? बहुत लंबा सवाल है। 24 साल में मोहित आपने एक सवाल पूछ लिया जिसके लिए घंटों चाहिए, लेकिन इसको मैं छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बिल्कुल। देखें जी, मैं रहता हूँ लाहौर में। लाहौर एक वो तारीख़ी शहर है अल्लाह वालों का जहाँ फेस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा सही। मतलब लाहौर के अंदर 365 दिन होते हैं और 465 मेले ठेले और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो फेस्टिविटी हमेशा से मेरे अंदर भी रही। दाता के मेले पे जाना है, हमने नौचंदी जुमेरात के ऊपर रावी के ऊपर जाना है, हमने मियाँ मीर के मेले पे जाना है, फिर मुहर्रम आता है, फिर उसके बाद रमज़ान आता है, रमज़ान को की सेलिब्रेशन, फिर क्रिसमस आती है तो क्रिसमस की सेलिब्रेशन। तो हमारे यहाँ लाहौर के अंदर हमेशा से मतलब नात खानियों भी होती हैं और महफिल समा भी होता है, मुशायरे भी होते हैं और मेले ठेलों पे ढोल ढमक्का भी होता है, वो जो भंगड़े शंगड़े। तो वो फेस्टिविटी कहीं मेरे अंदर थी। सही। पतंगबाजी हुआ करती थी, अब बिल्कुल बदकिस्मती से नहीं होती। तो वो फेस्टिविटी कहीं मेरे अंदर थी। और याद रखिएगा मोहर्रज़ के ख़ुद नुमाई का शौक़ ना हो तो आप कभी भी किसी आर्ट की तरफ नहीं आते। आप कंपेयर नहीं हो सकते, आप शायर नहीं हो सकते, आप अदीब नहीं हो सकते, आप एक्टर नहीं हो सकते। तो बहैसियत लाहौरिया, पक्का लाहौरिया मेरे अंदर हमेशा से मेरा ख्याल है कहीं खुद नुमाई का शौक़ था, जो वक्त के साथ कम ज़रूर हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। सही। तो बस लाहौर में पैदा हुआ, यहीं पढ़े, यहीं तालीम हासिल की, यहीं से शौक़ हुआ। इस तरह से बता देता हूँ कि मैं और आप हो रहा था सलीम ताहिर साहब का। सही। वो इंटरव्यू ले रहे थे माल रोड पे, हमने भी एक सवाल का जवाब दे दिया। 3 दिन के बाद वो कहीं चला, हम एक्टर हो गए। सुबह को हर बंदा को तेरे टीवी पे देखा। तो वहाँ से वो जो खुद नुमाई के शौक़ को कहीं ट्रिगर हो गया, वो हवा मिली। तो फिर वो खैर एक लंबी कहानी है, फिर कैसे कैसे आए तो यहाँ तक पहुँच गए। सही। और उसके बाद जो था, इसी सवाल से पहले में टर्न आउट हुआ एक, आपने किताब भी लिखी और अब आप जो है वो एक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, ख़ास तौर पर जो टिपिकल लाहौरी जो टेस्ट है और टिपिकल कल्चर है उसको भी प्रमोट करते हैं। तो ये कहीं वो बचपन में जो आपकी रगों में समाया था या जो वो अदबी माहौल है लाहौर का, ये उसी का देन है? जी उसी का देन है। मेरा घर का माहौल भी अदबी और घर में लाइब्रेरी, माँ बाप का शगफ़ अदब के साथ, फिर बाबा जी इशफाक साहब का मिल जाना, फिर यहाँ के जो अदबी मिसाल के तौर पे पाक टी हाउस है जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए मतलब उनको मैसर नहीं, हम लाहौरियों के हम जब मर्जी जाते हैं
अदीबों से, शायरों से मिलते हैं, चाय पीते हैं, गुफ्तगू होती है। अलहमरा के अंदर अदबी बैठक है। तो यहाँ मैंने इससे पहले कहा कि अदब, देखिए एक बात याद रखिएगा, किसी भी कौम में अदब वहाँ जन्म लेता है जब तहजीब और तमद्दुन बामे अरूज को छू लें। बिल्कुल। तो ये ख़ित्ता सिर्फ पंजाब का नहीं, हिंदुस्तान का ये वाला ख़ित्ता जहाँ जहाँ खेती बाड़ी होती है, जहाँ खुशहाली है, सही। जहाँ दरिया बहते हों, जहाँ फसलें सोना उगलती हों, वहाँ हमेशा पेट के मसाइल हल हो जाते हैं। गुरबत उस लेवल पे नहीं होती। पेट भर के रोटी मिलती है तो फिर वहाँ अदब जन्म लेता है। जब अदब जन्म लेता है तो ये सारी असनाफ, वो अफसाना हो, वो नावल हो, वो फिल्म हो, वो शायरी हो, वो टप्पा हो, वो माया हो, सही, ये सारे अदब का हिस्सा है। तो अदब वहाँ जन्म लेता है। तो मेरा इत्तेफाक से जन्म एक ऐसे इलाके में अल्लाह ताला ने किया कि जहाँ मेरे गिर्द मुख्तलिफ़ कौमें भी थीं और मेरे अदीब भी थे, मेरे गिर्द मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र भी थे। तो मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिला। तो ये इसी माहौल की देन है। और ये पूरा पाकिस्तान, सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूँगा, सिंध भी ऐसे ही है, बलूचिस्तान KPK हमारा ऐसे ही है कि जहाँ आपको सूफिया भी मिलेंगे, जहाँ आपको इंसानों के से मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे, जहाँ आपको अदीब मिलेंगे, जहाँ आपको शायर मिलेंगे, जहाँ आपको कल्चर जीता जागता ज़िंदा मिलेगा। तो वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मेरे पास करने को कुछ था नहीं, पैंडेमिक में बैठे हुए थे और ये वो दौर चल रहा था जब कि आप 5 मिनट अगर किसी से फ़ोन पे बात करते थे तो ऐसा लगता था कि तानु कोरोना हो गया। बिल्कुल। मैंने फिर ये कोशिश की कि यार जो घरों में बैठे हुए हैं और डरे हुए हैं, आए इनको रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल। इनके दिल के अंदर कहीं इनको कुछ वक्त के लिए निकाल के इस तकलीफ़ से कि वैसे मर जाना है, सानू कोरोना हो जाना है, सैनिटाइज़ करो, हाथ धोवो, इससे निकालें। तो मैंने रमज़ान में मेरी एक आदत है कि इफ्तारी से पहले मैं हमेशा वॉक करता हूँ। तो मैं वॉक कर रहा था तो मैंने एक वीडियो बनाया, भानु आपा की कोटेशन 2-3 मिनट का डाल दिया पेज पे। मेरे पेज पे उस वक्त जो अटेंडेंस थी, जो लाइक्स थे वो 37,000 थे। 10 साल में एक एक्टर, एक राइटर, एक शायर के 37,000 थे। तो अगले दिन जब मैंने देखा तो उसके ऊपर 7,000 7K व्यूअर्स आ गए। अच्छा, ज़बरदस्त व्यूज़ मैंने कहा हैं। मैंने अगले दिन फिर बनाया, वो 17,000 हो गए। मैं अपनी बुढ़ी को क्या, मैं अगर बल्ले बल्ले हो गया। जो मैं मैसेज घरों तक पहुंचाना चाह रहा था, वो पहुंच गया। मोहब्बत का, अमन का, खौफ से निकलें, ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो, सही, वो जो ख़यानत वाले ड्रामे हम शाम को देख रहे हैं वो वाली चीज़ ना हो, वो जो डिबेट होती है शाम को सियासी वो ना हो, कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ ना हो कि कोई लुट गया, कोई मर गया, कोई कत्ल हो गया। तो ये पहले डिप्रेशन में थे। तो मेरी नीयत, और अल्लाह नीयत को भाग लगाता है, वो यही थी कि यार इनको रिलैक्स किया जाए। वो मौका मुझे मैसर आ गया। सही, मैंने वीलॉग्स बनाने शुरू कर दिए। सही, वो बड़े ज़बरदस्त हुए और मैं खुद बड़ा मुतासर हूँ और मुझे बहुत बड़े अच्छे लगे। और जैसे हम आते हुए बात भी कर रहे थे टेक्नोलॉजी के, ये जो डिजिटल मीडिया है, फ्रीलांसिंग है, वीलॉग हैं, इस तरह से इन्होंने शायद जो आम जो मेन स्ट्रीम हमारा मीडिया है, क्योंकि वो तो एक ब्रॉड और उस पर काम कर रहा है, लेकिन ये जो आम इंसान है जिसके छोटे छोटे मसाइल हैं, जिसकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये उसको भी केटर करता है। तो आप क्या समझते हैं इसका जो ट्रेंड है ये कितना आम आदमी तक उसकी जो आवाज़ है वो आगे पहुंचाने में, और उसको भी ये लगे कि यार मेरी आवाज़ जो है वो मेरी बात आगे पहुंच रही है? देखिए मॉरिस, अब यही है, सोशल मीडिया है। सही। मुझे जब लोग कहते हैं किसी चैनल से इंटरव्यू करा दे, मैं कहना भाई फेसबुक है, कहता हो मैं कहते जा उत्ते लिखे होगा लाइव कॉल, लाइव चला जाए, तेरा अपना चैनल है, तेनों किसी चैनल की लोड़ ही नहीं। आज बहसियत एक्टर में जब किसी TV चैनल पे इंटरव्यू देता हूँ तो वो कभी क्लिक नहीं होता जब तक मैं उसको डाउनलोड करके अपने पेज पे नहीं डालता। ऐसे ही। तो अब तो सोशल मीडिया की अहमियत से ना हुकूमत इनकार कर सकती है, ना इदारे इनकार कर सकते हैं, ना मैं इनकार कर सकता हूँ। लेकिन मैं हमेशा मॉरिस एक बात कहता हूँ कि ये जो अब जो वॉर है ना, ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। अब ये ऐसी सोशल मीडिया पे लड़ी जाएगी। एक आप घर में बैठे होते हैं, अच्छी बुरी सर्दी में मूंगफलियाँ खा रहे होते हैं, आपको एक खबर मिलती है जी रेप हो गया, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, खामिद के साथ मिलके आशना के साथ मिलके खामिद को कत्ल कर दिया। आप घर में बैठ के ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, अफसोस अलग करते हैं, छोटी सी बात है बीवी से लड़ पड़ते हैं। एक अजीब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे मालिक की अता है और आप लोगों की मोहब्बत है, मेरा वीडियो अपनी भांजी, भतीजी, बीवी, बहन, माँ को आके बंद करके फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपको पता है एक लफ्ज़ अगर मैं गलत बोल दूँ ना, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती, मैं पूरा वीडियो दोबारा करता हूँ। अच्छा वो गलत नहीं होता, सही, ना मुनासिब होता है, बिल्कुल सही।
और वो नामुनासिब भी कौन सा है पहले ये समझ लें, आज की कौम के लिए, आज की नस्ल के लिए नहीं है। मैं 68 की पैदाइश हूँ। मेरा सेंसर ये है कि जब हम फिल्म देखा करते थे तो हम समझते थे कि ये हीरो हीरोइन बहन भाई हैं। सही। तो मेरा सेंसर कितना स्ट्रांग होगा। फिर मैंने ज़ियाउल हक के दौर का, जबर का दौर और वो सेंसर देखा हुआ जिसके अंदर किस तरह की चीज़ें हुई थी। फिर जब मैंने पीटीवी में आया तो उस वक्त आप लंबे बाल नहीं रख सकते थे, जीन्स नहीं पहन सकते थे, मियाँ बीवी को एक कमरे में नहीं दिखाया जाता था, तीसरा करैक्टर डालना पड़ता था राइटर को, क्योंकि ज़िया की बाकियात ज़िंदा थी। तो मेरा सेंसर और है। तो मैं जब भी बात करूँगा बड़ा मुंह संभाल के, ज़बान संभाल के, और अपनी इज़्ज़त और अपना पाकिस्तान के वक़ार को और अपने ख़ानदानी वक़ार को सामने रखूँगा। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं आपके कैमरे की वसासत से उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इस हकीर ना चीज़ को इतनी इज़्ज़त बख्शी है। आज मैं जाता हूँ, लोग आते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं, मोहब्बत का इज़हार करते हैं, कमेंट्स करते हैं मिलियंस के अंदर। मतलब मेरे अभी 80,000 लाइक्स हुए थे तो मेरे 7 वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर गए। जब मेरे 1,30,000 लाइक्स हुए तो वो 9 वीडियोस 1M क्रॉस कर चुके हैं और 3 उनमें से वो है जो 3M क्रॉस कर चुके हैं। तो ये इनकी जो मोहब्बतें हैं और ये सोशल मीडिया का जो इस वक्त आमद है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा जे ताड़े हथ च गन आ जाए ना तो उन्होंने मुल्क दी हिफाजत ਲਈ चलाओ, ना कि बैंक लुटन ਲਈ। बिल्कुल सही। यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी प्रोग्राम बातों बातों में। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि हमारी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है जनाब इफ्तिखार रफ़ी साहब से, और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। और आज थोड़ी सी हम लाहौर के कल्चर्स के हवाले भी बात करेंगे और थोड़ी सी जो फैमिली नॉर्म्स है, किस तरह से आजकल इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें, ख़ानदानी जो हमारी इक़दार हैं उस पर बात करें। तो सर वेलकम बैक वंस अगेन। मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ज़िक्र किया जो फैमिली नॉर्म्स थी वो बड़े फ़र्क हुई हैं, कल्चर बड़ा फ़र्क हुआ है सोशल मीडिया की आमद से भी। क्या वो एक मिसिंग लिंक रहता है जो पेरेंट्स बच्चों के साथ आज कनेक्ट करने में नाकाम रहते हैं? देखें मोरस, कोई भी लिंक मिस नहीं है। सही। ये इर्तिका है। कल अशफाक अहमद लिखते थे, आज इफ्तिखार रफ़ी लिखता है। बिल्कुल सही। कल उससे पहले आगा हशर लिखा करते थे, कभी गालिब शायरी करता था, फिर इकबाल करते थे, फिर फैज़ करते थे, आज मैं भी शायरी करता हूँ। तो इसको इर्तिका समझें। हम हमेशा उस सास की तरह ना बात करें जी मैं जो है वो 80 बड़े चंगी नूह सा 80 सास दी बड़ी किस्मत की थी है मेरी नूह एवजे नहीं, ऐसा नहीं होता। इर्तिका यही है। कल का जो गाना था वो था मिसाल के तौर पे कि रात फैली है तेरे सुलमई आंचल की तरह, या खान साहब गाया करते थे। आज का गाना है तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार। ये करना पड़ेगा आपको। सही। बहैसियत इंसान मुझे पुराना नहीं होना है, मुझे नया रहना है। ये जो फिगर है ना, सही 53, सही, ये एक फिगर है, एक डेट है, एक डिजिट है। बिल्कुल। मैं आज भी 18-19 साल वाला इफ्तिखार रफ़ी हूँ। मेरा विजन आज भी वही है। मैं चीज़ों को उसी खूबसूरती से देखता हूँ, बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरती से देखता हूँ। तो ये इर्तिका है। इर्तिका, सही। कल वो लोग जो पीटीवी की हद तक महदूद थे और वो टाइयाँ लगा के या शेरवानी पहन कर इंटरव्यू लिया करते थे और आप पीटीवी के अंदर नहीं घुस सकते थे, आज ये मोरस है जेड़ा सूट पा के कराची आ गया जी मेरा इंटरव्यू लैन ली। ये इर्तिका है। कोई चीज़ नहीं बदली, नॉर्म्स वही हैं, इक़दार कभी नहीं बदलती। इंसान की ज़रूरतें, आज इंसान ने नाक से खाना नहीं शुरू किया। बिल्कुल ऐसे। आज सदी बदल गई, 19,000 साल से इंसान ज़मीन पे है। ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को गाली पसंद आ गई हो या किसी को बेइज्जती पसंद आई हो, सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी बदली है। बिल्कुल सही। और टेक्नोलॉजी जो है वो इंसानों के लिए आसूदगी फराहम करती है। आप आरामदेह बिस्तर पे सो सकते हैं, आप बड़े आला किस्म के कैमरे और गेट लगा सकते हैं, बटन दबाएं वो खुल जाएगा। लेकिन मोरस को वो मोहब्बत, वो प्यार आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जो था राइज, वही चाहिए, आज भी चाहिए, वही इज्जत चाहिए। मैं आज मोरस को गाली दूंगा, ये हज़ारों साल पुराने इंसान की तरह रिएक्ट करेगा, बुरा मनाएगा।
तो ये जो कहते हैं बदल गया, कुछ नहीं बदला। इंसान वही है, इसकी सोच वही है, इसका वकार, इसकी इज्जत नफ्स के वही तकाजे हैं। सही। मैं एक और सवाल यहाँ से कनेक्टेड, इसी तरह से जो तालीमी लिहाज से भी, और हम कहते हैं कि जी वो वक्त नहीं रहा, ये चीज़ें नहीं रही, और आपने बड़ा अच्छा कहा कि वक्त नहीं बल्कि वो चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी और चीज़ें बदल रही हैं। अगेन फिर वही चीज़ जब हम ये देखते हैं तो वहाँ ये भी हम देखते हैं कि लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए और शायद जो चीज़ें हैं, आसूदगी है, उसके लिए भागते हैं, लेकिन ज़िंदगी की कोर वैल्यूज़ जो होती हैं, जो ज़िंदगी का मकसद है, उससे पाने के लिए, उसे तलाश करने की, ये हमारे ना स्कूलों में वो काम किया जाता है, ना पेरेंट्स बच्चों को मकसद देते हैं, ना वो वैल्यूज़ जो होती हैं कि भाई अब आपने इन वैल्यूज़ पे काम करता है। और हमने देखा है कि सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान के अंदर जो है ना वो खला रहता है, और वो आपकी शख्सियत से भी जो है वो नज़र आता है, और फिर एक माशरे का कामयाब शख्स तो होता है, लेकिन उसके अंदर जो सुकून है, जो उसकी वैल्यूज़ हैं, वो नहीं रहती। मोरस देखें, मैं इस मामले में आपकी एक बात मानूंगा, और क्योंकि ये भी पुरानी बात है कि इंसान चाहता है कि वो जल्दी में काम करे। आप किसी आफाकी किताब को भी पढ़ लें ना, जो ऊपर से अल्लाह ने उतारी है, उसमें भी अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि इंसान तो जल्दबाज है, ये अपनी मर्ज़ी पे, अपने टाइम पे अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट लेना चाहता है। तो एक तो बात मैं नौजवानों से कहूँगा आपकी विसासत से कि भाई तरक्की का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। जिस तरह गंदम 3-4 महीने में उगती है, और जिस तरह मौसम बदलता है 6 महीने में, जिस तरह दिन और रात 24-12 घंटे लेते हैं बदलने में, आपकी तकदीर बदलने में भी वो वक्त लगेगा जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, उससे पहले नहीं मिल सकता आपको। तो आप भाग लें, बेहतर है कि आप सुकून से मेरी तरह हाथ ऐसे करके बैठ जाएं, और इंशाल्लाह ताला आप अपनी तगो दो जारी रखें, उसको छोड़ने की बात नहीं मैं कर रहा। यार आपको डॉक्टर बनने के लिए 7-8 साल पढ़ना पड़ता है, फिर 2 साल हाउस जॉब, उसके बाद कहीं आप जाके कुछ, और फिर जब 55 साल के हो जाते तब मशहूर होता है डॉक्टर मॉरिस बड़ा चंगा है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट, इसका शॉर्टकट नहीं। लेकिन जो आपने दूसरी बात की है ना, तब्दीली की, वो जो आप कह रहे थे नॉर्म्स, फिर वही आपने बात की, माँ आज भी तरबियत कर रही है, बाप आज भी तरबियत कर रहा है, टीचर आज भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। ये हम कहीं तंग आकर ये जुमला शायद फैशन के तौर पे, क्यों मैं तो बाबू का मानने वाला जी, मेरे पास तनकीद नहीं है। सही। मॉरिस अगर आज इस हुलिये में, इस लहजे में, इस तालीम और तजुर्बे के साथ है, तो इसके माँ बाप ने इसको तरबियत दी ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसके असाज़ा ने उसको थपकी दी और आगे लेकर आए। तो हमारे वालिदैन भी काम कर रहे हैं, हमारे असाज़ा भी काम। अरफा करीम कहाँ से पैदा हो जाती है? पाकिस्तान में साइंसदान क्यों पैदा हो रहा है? पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बन रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो IT इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं। नहीं, सब कुछ हो रहा है। ये कहीं हमारे अंदर है कि यार इंज हो गया, क्योंकि मैं हूँ तनकीद करने वाला, और बाबे तनकीद के बारे में कहते हैं कि काका जो तनकीद करनी होवे ना, फिर अपने ते कर, जो तारीफ करनी है सामने वाले दी कर। सही। मैं तनकीद करूँगा अपने आप पे। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब तनकीद करने का दिल करें तो आईने के सामने खड़े हो जाया करो। सही। यहाँ एक और सवाल आपसे कि बानो आपा से और इशफाक साहब से आपका खसूसी लगाव था, और आप उनको फॉलो करते हैं बाबू की तरह, कितना इम्पैक्ट डाला है उन्होंने पाकिस्तानी माशरे पे और पाकिस्तानी आप जैसे लोगों से उनकी ज़िंदगियाँ संवारने में? देखें जी, आटे में जब गूंथते हुए जब हम नमक डालते हैं ना हमारी माएँ बहनें, तो वो रोटी कड़वी नहीं करती, लेकिन रोटी का जायका बदल देती है। सूफ़ी, सेंट, साधु, संत, फ़कीर, ये आपको हर मज़हब में, हर धर्म में मिलेगा। सही। अपने रूप में, और ये अपना काम करता रहता है, और इसको पनपने नहीं दिया जाता किसी सोसाइटी में। ओए लै दाढ़ी रखी, ओए झूठा है, ओए इंज कर, ओए आ रहे थे फलां दे नाल ताल्लुकात रखता है। बाबा जी इकबाल, अल्लामा इकबाल पे क्या इल्ज़ाम था? ज़ोहद और रिंदी, उनकी नज़म पढ़ के देखे, ऐ जी सिखा नूं मिलता है, ऐ जी हिंदुओं नूं मिलता है, ये इल्ज़ाम था उन पे, और आज उन्हीं के साथ रहमतुल्लाह अलैह का लफ्ज़ लगाया जाता है। तो इनको मैं तो बड़ा मोहब्बत और प्यार से देखता हूँ, इनको जितनी समझ बूझ है उतनी बात करते हैं। सूफ़ी की तादाद या मिकदार हमेशा इसलिए कम रहती है कि इस पे बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, इसको पनपने नहीं दिया जाता, इस पर कहते हो यार की करी जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, मोरस के जिस सोसाइटी में सूफ़ी को आप इसकी एग्जिस्टेंस को कम कर देते हैं, वहाँ साइकेट्रिस्ट पैदा होते हैं। बिल्कुल। जिसको आप जाके 5,000 रुपये देते हैं और दिल का हाल सुनाते हैं। बाबे का डेरे पे जाओ सूफी के, वो आपको दिल का हाल भी सुनता है, चाय भी पिलाता है, खाना भी खिलाता है। बिल्कुल ऐसे, दस्तयाब रहता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसको बढ़ाएं, मत सोचें कि यार मोरस ने दाढ़ी रख ली और ये क्या कर रहा है। ओ भाई, अशफाक अहमद बानो कुसिया सोशल मीडिया से पहले थे। बानो आपा को तो खैर वो अभी उनकी डेथ हुई है, लेकिन
इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि आप ये देखें कि हर चौथी पोस्ट इशफाक अहमद की है, हर 9वीं पोस्ट बानो कुसिया की है। बिल्कुल सही। मेरी पोस्टों पे या मेरे वीलॉग्स पे जो लोग आकर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं यार आम में से खुशबू आती है बाबा जी की, यार बाबा जी का खला पूरा। मैं दरअसल बाबा जी भी किसी का खला पूरा कर रहे थे। बाबा जी मियाँ मीर की बात कर रहे थे, मियाँ मीर दाता सरकार की बात कर रहे थे, दाता सरकार रसूलुल्लाह की बात कर रहे थे। ये ऊपर जाती है चेन, हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों की तरफ जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारा मौलवी जब हमें ये बताता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच बोलो, तो सूफ़ी उस कोटेशन को आगे बयान करने के बजाय अपने अमल में ले आता है। फिर ये बताता है कि जब मैंने सच बोलना शुरू किया तो मैंने क्या पाया, क्या खोया। सही। तो मौलवी, प्रीचर, इनके पास जन्नत है या दोज़ख है। सही। सूफ़ी के पास जन्नत और दोज़ख के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, जो हमने मुसलमानों ने आक़ा दो जहां सरकार मदीना हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। वो क्या है? माफ़ी, सही, दरगुजर, सही, बर्दाश्त, कुर्बानी, इसार, देना, बिल्कुल सही, माफ़ कर देना। सही। कि कोई औरत कूड़ा फेंकती है उसको ही माफ़ करना है, ताइफ में पत्थर खा के भी माफ़ कर देना है। तो ये सारे के सारे लिंक्स जुड़ते वहीं जाके हैं। लेकिन हम बात बात पे सूफ़ी ऐसा नहीं करता कि वो मज़हब का जिक्र करके या मज़हब पे जो बड़ी शख्सियात है उनका जिक्र बार बार नहीं करता। वो अपने अमल के अंदर उस कोटेशन को, उस फरमान को ले आता जिन्होंने फरमाया होता है। सही। तो जिस सोसाइटी में थड़ा निकल जाएगा, सूफ़ी निकल जाएगा, और जो कंधे और कान, रोने के लिए आपको कंधा नहीं मिलेगा, सुनने के लिए कान नहीं मिलेंगे, आपकी कौम, आपकी नस्ल पागल होगी, इसको दिल की भड़ास नहीं निकलेगी, फिर इसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। तो साइकियाट्रिस्ट की तादाद अगर कम करना चाहते हैं तो अपने कान, अपने कंधे मैसर रखें और इन सूफियों को पनपने दें। सही। क्योंकि आपका जो है वो, जैसे आपने बताया भी, आपका ताल्लुक़ एक ऐसी तहज़ीब से रहा, ऐसे कल्चर से रहा, या ऐसे इन्वायरमेंट में आपने परवरिश पाई जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहे, आपके मुख्तलिफ लोगों से आपका इंटरेक्शन रहा। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आपके जो वीलॉग हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा जो है पसंद किए जाते हैं और बहुत सराहा जाता है आपको। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, इनका गुलदस्ता और ये जो डाइवर्सिटी थी, इसको हम किस तरह से जो है वो इसकी खूबसूरती को जो सजाना चाहिए, दुनिया के लिए एक मॉडल बनाना चाहिए, ताकि यहाँ पर रंग, तहजीबें, मज़हब, ज़ुबानें सारी एक साथ रहती हैं, इसमें हम किसी हद तक नाकाम नहीं हुए? नहीं बोरस, हम बिल्कुल नाकाम नहीं हुए। मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा अपने उलमा को, मुसलमान उलमा को, और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के भी और क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटी के भी, जो भी उनके बड़े होते हैं, उनको यहाँ बहुत रवादारी है, हम देख नहीं पा रहे। सही। देखें मोरस, होता है क्या है, मैं बड़ा गुजारिश करता हूँ, लोगों को समझ नहीं आती। एक वाक़या होता है, सही, अच्छा वही वाक़या आप भी शेयर कर रहे हैं, वही मैं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया वो कर रही है, ऐसा लगता है पन्नी खरे केड़ा रोला पे आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सही। बड़ी बर्दाश्त है। देखें, मैं इंडिया गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, मैं सऊदी अरब गया हूँ, मैं यूके गया हूँ, मैंने सोसाइटीज़ देखी हुई हैं, मैंने मुआशरे देखे हुए हैं। अल्लाह की कसम, सिर्फ नाम के हैं, घुटन होती है। ट्रेनों के अंदर कहाँ आग लगाई जाती है, यहाँ घरों में घुस के कहाँ कत्ल किया जाता है, ये आप जानते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, मैं तनकीद की तरफ नहीं जाता। आप यकीन करें कि हमारे यहाँ, मतलब मेरे कॉलेज में हिंदू भी थे मेरे साथ और क्रिश्चियंस भी, क्रिश्चियन ज़्यादा थे। तो आज भी आप यकीन कीजिए कि मेरे भाई के दोस्त हैं, जॉन है, विक्टर है, एक एंथनी गॉन सर्विस है, एक नबील एंथनी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे घरों में मेरी ईद के ऊपर मेरे लिए तोहफे लाते हैं। हम जब क्रिसमस आती है तो उनके लिए तोहफे लेके जाते हैं। तो हमें हमेशा सब मज़ाहिब के बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सही। आप यकीन करें, बैसित मुसलमान, मैं आपको बड़े सिद्क़ के दिल से ये बात बता रहा हूँ, बैसित मुसलमान, मेरा यकीन और ईमान ये है कि जब तक मैं तमाम अंबिया पे यकीन नहीं रखता तो मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता। तो मैं हकीकत कह रहा हूँ कि जीसस के साथ हमें बड़ी मोहब्बत है। हमने आज तक उनके मामले में रत्ती बराबर, मतलब शायद रत्ती भी बड़ी होती है, उससे भी छोटा कह लें, आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारे लिए वो इस कदर बरकज़ीदा, इस कदर काबिल एहतराम है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हम अपने बच्चों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के किस्से सुनाते हैं, बीबी मरियम के किस्से सुनाते हैं। ये वो रवादारी और वो मोहब्बत है जो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन जब वो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो अदम बर्दाश्त उस वक्त आ जाती है। देखें, इसके ऊपर मैं आपको बताऊं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना मोरस, यहाँ 0% टॉलरेंस है
आका दो जहां सरकार मदीना की किसी भी किस्म की अगर कोई ऐसी कोई बात की जाएगी, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, मैं एक वैसे सूफ़ी की आपको ये बात बता रहा हूँ, मैं सोसाइटी की बात बता रहा हूँ आपको। हम मलूल हो जाएंगे, हम आधे पागल हो जाएंगे, हमारे बाप को गाली देने, हमारी माँ को गाली देने, हमारे बच्चों को हमारे सामने कत्ल कर दें, शायद आपको माफ़ कर देंगे। आप मेन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जहाँ आका की हुर्मत की बात आएगी ना सर, वहाँ 0% क्या, 0 के आगे भी 0 लगा लें, टॉलरेंस है। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर वक्त है मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा करने का। बिल्कुल। इनको आप फेसबुक पे भी देख लें, आप फेसबुक के ऊपर आते हैं, आप मैं आपके कई चैनल्स देखता हूँ, अब और भी हिंदू हैं उनके चैनल हैं, वो अपने पर जहाँ से भी चलाते हैं, वैसे ही बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल, क्योंकि जब हम इस पे आते हैं ना सोशल मीडिया पे, तो पाकिस्तान की बात नहीं रहेगी सर, अब तो ये ग्लोबल विलेज बन गया है, ये बड़ा काम हो गया है, तो इस पिंड दे विच सारे काम होंगे। सही, थैंक यू सो मच, आपका आपने वक्त दिया और इतनी ज़बरदस्त बातें की, और मुझे बहुत उम्मीद है और मैंने बहुत इन्जॉय किया, और हमारे व्यूअर्स भी जो है वो आपकी इस गुफ्तगू को इन्जॉय करेंगे। और वंस अगेन थैंक यू सो मच आपका, और आपने इतना जो है वो मैं एक बात करना चाहूँगा दोस्तों, मॉरिस आए, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं सोशल मीडिया पे इंटरव्यू नहीं देता, मेरा जो वीलॉग्स हिट होने के बाद जो मोहब्बत आपने दी, ये पहला इंटरव्यू है, और मैं मॉरिस को ये बताऊंगा कि मॉरिस, मैंने आपको इंटरव्यू देने का इरादा इसलिए नहीं किया कि मैं सोशल मीडिया पे आना चाह रहा था, बल्कि इसलिए किया कि मेरा एक क्रिश्चियन भाई ये चाहता है। तो मैंने पहला इंटरव्यू अपने वीलॉग्स के हिट होने के बाद, वैसे तो मेरे इंटरव्यू चलते रहते हैं, बैसियत एक्टर, बैसियत राइटर, बैसियत अदाकार जो चलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे इस रवादारी का सवाल मॉरिस ने किया, उसका मिसाल मैंने दे दी कि मैंने मॉरिस के कहने पर पहला इंटरव्यू दिया। अब मैं सबको इंटरव्यू के लिए ज़रूर बुलाऊँगा, लेकिन आप यकीन करें कि मुझे बड़ा अच्छा लगा मॉरिस से मिलके। इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसकी चीज़ें देखें, मैंने कुछ देखी हैं, बड़ा एनर्जेटिक बच्चा, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। एक बात सिर्फ मैं आपसे कहूँगा, मैं हर बार कहता हूँ दोस्तों, सफ़र लंबा करना, बाबे कहते हैं पैंडा लम्मा कटना होवे ते मोडिया ते कदूरता ते नफरता ते बोझ चक के नहीं टुरीदा, मंजिल में नहीं लभदी ते बंदा थक भी जाता है। बिल्कुल जी, मोहब्बत करें, प्यार करें बाबा जी की इस दुआ के साथ। ये बाबा जी का कोटेशन है कि अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ अगर हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हैं तो हम दूसरों को बांटें और दूसरों की ज़िंदगियों को उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।